गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। यह सुविधाएं जो उसको व्यक्तिगत स्तर पर दी गई हैं, इन फ्रिंज बेनिफिट्स में टैक्सेबिलिटी के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 17 में दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन का अर्थ है जब एम्प्लॉयर के द्वारा अपने कर्मचारी को कोई लोन प्रोवाइड किया गया और उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, उसे इंटरेस्ट फ्री लोन बोलते हैं। कंसेशनल लोन का अर्थ है जब एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को लोन तो दिया गया लेकिन बाजार भाव से कम दर पर यह लोन दिया गया, तो उसे हम रियायती दर का लोन कहते हैं। यह लोन एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है। यदि गत वर्ष में कुल एग्रीगेट 20,000 तक का लोन दिया गया है तो ऐसे अनुलाभ का मूल्य, परक्विजिट का मूल्य 0 होगा, 0 होगा, नील होगा। लेकिन यदि यह 20,000 से अधिक है और चिकित्सा के उद्देश्य के लिए दिया गया है, अर्थात यह लोन जो है नियम 3A, रूल 3A के अंतर्गत जो बीमारियां बताई गई हैं उनके बारे में दिया गया है। रूल 3A में जो बीमारियां बताई गई हैं जैसे लाइक कैंसर, एड्स आदि हैं, तब यह लोन 20,000 से ज्यादा होने के बावजूद इस अनुलाभ का मूल्य 0 होगा, 0 होगा। यदि यह लोन 20,000 से अधिक है लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिया गया है, तब यह गणना ब्याज की राशि की जो गणना है वो एक अनुलाभ बन जाएगा। ब्याज की राशि का जो लाभ है उसे ब्याज यह अनुलाभ माना जाएगा और ऐसी स्थिति में ब्याज की राशि की गणना उस रेट से की जाएगी जो भारतीय स्टेट बैंक उसी प्रकार के लोन पर वार्षिक दर लेता। इसके लिए ब्याज की दर कौन सी होगी? ब्याज की दर संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन पर लागू हुई गई दर से होगा। अर्थात स्टेट बैंक ने जो फर्स्ट डे पर लाभ की दर जारी की है उस पर गणना की जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि कर्मचारी या उसके किसी सदस्य से कोई राशि, जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि कोई राशि कर्मचारी से वसूल ली जाती है ब्याज के संदर्भ में, तो वह कम हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर भारत टुक लोन फॉर 15,000 एट द रेट ऑफ 2% पर एनम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन 1/6/2019। चूंकि लोन की राशि 20,000 से कम है, क्योंकि हमने बताया था कि 20,000 रुपये तक की लोन राशि कर मुक्त होती है, अतः यहाँ 15,000 है इस प्रश्न में, इसलिए अनुलाभ का मूल्य 0 माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर गगन टुक लोन फॉर 2 लाख रुपया
एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन 1/4/2019 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट 10% है। तो आप देखिए इस प्रश्न में चूंकि 20,000 से ज़्यादा है, 2 लाख रुपया है और SBI का रेट 10% है और हमें 5% में मिला है, तो 5% का लाभ हुआ है मिस्टर गगन को, जो अनुलाभ है। तो इसको गणना कैसे की जाएगी, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? 2 लाख इंटू 10-5, क्योंकि 10 स्टेट बैंक का रेट है, 5 पर मिला है, और तो 5% की दर से 10,000 रुपया वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। उदाहरण संख्या एग्जाम्पल 3 लेते हैं। उदाहरण 3, मिस्टर ध्रुव टुक लोन फॉर 45,000 3% पर एनम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन 1/6/2019। स्टेट बैंक का रेट 9% है। यहाँ पर अनुलाभ 9 - 3 6% पर एनम हो गया। पिछले प्रश्न में 1/4/2019 को वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही लोन लिया गया था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में ध्रुव ने 1/6/2019 को लोन लिया, अर्थात अप्रैल और मई में इनके पास कोई लोन नहीं था। तो इस अनुलाभ का मूल्य भी 10 महीने के लिए गणना करनी चाहिए। 1/6/2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य 10 महीने बनते हैं, तो अनुलाभ का मूल्य भी 10 महीने के लिए ही गणना करनी चाहिए। अतः हम कहेंगे कि 45,000 का 6% इंटू 10/12, तो 2,250 रुपये अनुलाभ का मूल्य हो गया। अगला है फ्री फूड। फ्री फूड का अर्थ समझने के लिए पहले एक बात ध्यान रखिए, निःशुल्क भोजन क्या है। मैं पुनः बता देता हूं कि यदि आपको ऑफिस आवर्स में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स अर्थात रिफ्रेशमेंट मिलता है, तब ऐसा रिफ्रेशमेंट का जो मूल्य है, अनुलाभ का मूल्य है, 0 माना जाएगा। लेकिन इसमें फूड शामिल नहीं है, अर्थात लंच शामिल नहीं है। पहली बात, अल्कोहलिक बेवरेज शामिल नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, पुनः बताते हैं, ऑफिस वर्किंग आवर्स में रिफ्रेशमेंट की सुविधा दी है और रिफ्रेशमेंट की डेफिनेशन में टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स आदि आते हैं, जैसे चाय, समोसे खा होता है, तो यह इस अनुलाभ का मूल्य 0 माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि ऑफिस आवर्स में आपको निःशुल्क भोजन भी मिलता है, मतलब अगर इसको ऐसे बोलना चाहिए, ऑफशोर एरिया में या रिमोट एरिया में मिलता है, तब भी यह अनुलाभ का मूल्य 0 माना जाएगा। लेकिन यदि आपको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, लंच मिलता है, तब ऐसी स्थिति में मूल्यांकन किया जाएगा। कैसे? यदि फूड वाउचर्स मिलते हैं या ऐसे वाउचर्स प्रदान किए जाते हैं जिनके बदले उसे भोजन मिलता है, कैंटीन में जाके वह भोजन ले सकता है, तो ऐसी दशा में फूड का मूल्यांकन किया जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, यदि लंच मिलता है, यदि लंच मिलता है, यदि लंच मिलता है और या फूड वाउचर्स मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में टैक्सेबल होगा। और कितना होगा? जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा खर्च किया गया है, उस राशि वह राशि टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उस राशि में से 50 रुपये प्रति भोजन घटाना होगा। अर्थात अगर कर्मचारी ने 100 भोजन किए हैं तो 50 × 100 5,000 रुपये घट जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कोई राशि वसूल की है तो वो भी घट जाएगी। देखिए सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से इसकी गणना की जाएगी।
अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी है वो नोट कर लिया, लेस रिड्यूस्ड बाई 50 रुपीज 50 पर मील, 50 रुपए पर मील से हिसाब से घटा दिया जाएगा। लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से वसूला है वो घटा दिया जाएगा। तो जो बचेगा वह है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ फूड कहलाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। और मिस्टर विधु वाज प्रोवाइडेड ब्रेकफास्ट कॉस्टिंग ₹70 डेली इन ऑफिस। यहाँ ब्रेकफास्ट वर्ड यूज किया गया है, इसलिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील माना जाएगा। रिफ्रेशमेंट नील माना जाता है। एग्जाम्पल 2, मिस्टर नितिन वाज प्रोवाइडेड लंच कॉस्टिंग ₹70 डेली इन ऑफिस फॉर 122 डेज। 70 रुपए का लंच प्रोवाइड किया है, यहाँ फूड है लंच, इट इज टैक्सेबल। लेकिन कितना, 50 रुपए तक का फूड कर मुक्त है। तो 70 माइनस 50 20 रुपीज हो गया, 20 इंटू 122 करेंगे तो 2440 रुपए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जाम्पल 3, मिस्टर मनीष गुप्ता वाज प्रोवाइडेड लंच कॉस्टिंग ₹170 डेली इन ऑफिस फॉर 150 डेज। ही पेड डेली ₹15 फॉर द लंच। मनीष गुप्ता जो हैं लंच लेते हैं 170 रुपए का लगभग, लेकिन 150 दिन उन्होंने लंच लिया है और उसके लिए वो 15 रुपए प्रतिदिन प्रति लंच देते हैं। तो परक्विजिट का मूल्यांकन होगा 170 में से 50 रुपए तो कर मुक्त है ही प्रति भोजन, और 15 रुपए उनसे और ले लिए गए। तो 170 में से 50 कम किए 120, और उसमें से 15 कम किए 105 इंटू 150 किया, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 15,750 हो जाएगा। अगला परक्विजिट है हमारा फ्रिंज बेनिफिट है गिफ्ट्स, उपहार। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को या उसके किसी परिवार के मेंबर को किसी सोशल ओकेजन्स पे या रिलीजियस ओकेजन्स पर कोई उपहार दिए जाते हैं या वाउचर दिए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में अनुलाभ का मूल्य, मैं दोबारा बताता हूं, यदि किसी प्रकार का एम्प्लॉयर के द्वारा रिलीजियस ओकेजन पर या सोशल ओकेजन पर, जैसे दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर और एनिवर्सरी पर दिए जाते हैं, तब अनुलाभ का मूल्य 5,000 रुपए तक इन एग्रीगेट एक वर्ष में कर मुक्त होता है। अगर 4,000 का कुल मिला तो 4,000 कर मुक्त होगा, और 6,000 का मिला तो 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कि मान लिया एनिवर्सरी पर 2,000 का गिफ्ट मिला, दिवाली पे 3,000 का मिला, न्यू ईयर पर 1,500 का मिला, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 1,500 बाद में। टोटल इन एग्रीगेट 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 5,000 रुपए तक कर मुक्त है। अगर 6,500 का मिला तो 5,000 कर मुक्त कर देंगे और 1,500 टैक्सेबल कर देंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई गिफ्ट एम्प्लॉयर के द्वारा ऐसे ढंग से दिया जाता है जिसके बदले में आप कैश प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट चेक दे दिया, वो तो नगद हो जाएगा एक प्रकार से, तो इसे भी हम टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, तब यह कर मुक्त नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बात और बता दें कि यदि मान लिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या उसके किसी मेंबर को किसी सोशल रीति रिवाज के अवसर पर कोई वाउचर या टोकन दे देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तब ये टैक्सेबल हो जाता है। अगला है क्रेडिट कार्ड चार्जेस और एक्सपेंसेस। यदि किसी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को या उसके किसी सदस्य को उसके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस या मेंबरशिप फीस देता है, या इवन एड ऑन कार्ड भी इसमें शामिल है, तो उसके लिए कोई प्रतिपूर्ति करता है, कंपनसेट करता है, तो जो भी अमाउंट वह एम्प्लॉयर प्रतिपूर्ति करता है, कंपनसेट करता है, वह राशि
उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। मैं पुनः एक बार याद दिला देता हूं आपको, यदि कोई राशि कर्मचारी से वसूली जाती है तो वह राशि उसमें से कम कर दी जाती है टैक्सेबल वैल्यू में से। अगला है क्लब एक्सपेंसेस। कई बार कर्मचारी के क्लब एक्सपेंसेस, क्लब मेंबरशिप फीस, उनका भुगतान एम्प्लॉयर करता है, तो यह फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। और अगर कोई राशि कर्मचारी से ली जाती है, वसूली जाती है, तो वह कर मुक्त हो जाती है। इसमें एक बात का ध्यान में रखना है कि यदि कोई क्लब मेंबरशिप फीस एम्प्लॉयर ने, मैं पुनः बोल रहा हूं बेटा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई क्लब मेंबरशिप फीस एम्प्लॉयर ने, जिसे हम कॉर्पोरेट मेंबरशिप बोलते हैं, ले रखी है और उसका लाभ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या उसका कोई परिवार का सदस्य लेता है, तो जो उसने मेंबरशिप फी पे की है एम्प्लॉयर ने, वह तब उस स्थिति में नहीं जोड़ी जाती। ये ध्यान दीजिए। अगला है हमारा यूज ऑफ मूवेबल असेट। जैसे कि चल संपत्ति का प्रयोग करने के लिए दे देता है एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो उसकी चल संपत्तियां हैं, मूवेबल असेट्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, अपने कर्मचारी को प्रयोग करने के लिए देता है, तो यह उन्हें बोलते हैं चल संपत्ति का प्रयोग, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। लेकिन हमने पहले रेंट फ्री हाउस में बताया था, फर्नीचर वगैरह उनको हटा दीजिए, क्योंकि 2 बार टैक्सेशन नहीं होता, एक ही बार होता है, तो यहाँ पर उन संपत्तियों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो संपत्तियां रेंट फ्री हाउस में कंसीडर कर ली गई होंगी, टैक्सेबिलिटी में आ गई होंगी। तो अगर लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं तब तो ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर्स जो हैं उनका वैल्यूएशन, चाहे बेशक कर्मचारी के निजी प्रयोग में लिए या कर्मचारी के परिवार के निजी प्रयोग के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर्स दिए गए हों, तो ऐसे लैपटॉप और कंप्यूटर्स का मूल्यांकन 0 होगा, 0 होगा, ये टैक्सेबल ही नहीं होंगे। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़ दें, अन्य सभी चल संपत्तियां में 2 बातें हो सकती हैं हमारे पास। क्या इन मूवेबल असेट्स का मालिक एम्प्लॉयर है, या एम्प्लॉयर ने ये मूवेबल असेट्स किराए पर लेकर दी गई हैं, अपने कर्मचारी को दी हैं। मैं पुनः बोल रहा हूं बेटा, क्या मूवेबल असेट्स लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़कर एम्प्लॉयर ने खुद उसका मालिक है, या वह उसने किराए पर लेकर फिर कर्मचारी को दी है? यदि चल संपत्ति मूवेबल असेट्स का ओनर एम्प्लॉयर है, तब ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्सेबल हो जाएगा। तब ओरिजिनल कॉस्ट का 10% टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि उसने किराए पर लेके दिए हैं, तो जो किराया एम्प्लॉयर ने दिया है वह किराया एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसने किराए पर लेकर दिया है, एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया है, तो जो किराया उसने पे किया है वह किराया कर्मचारी के वेतन सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए फ्रिंज बेनिफिट्स। अगला देखिए, अगला है एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखिए, मिस्टर एक्स वॉज प्रोवाइडेड म्यूजिक सिस्टम कॉस्टिंग 1 लाख बट रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 ऑन 1/4/2019 फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस परचेज दिस म्यूजिक सिस्टम ऑन 1/6/2017। क्वेश्चन समझिए, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को म्यूजिक सिस्टम दिया जो एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए का खरीदा था। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 है। हमें रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई प्रावधान कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट, हमने पढ़ाया ओरिजिनल कॉस्ट। ऑफिस परचेज दिस म्यूजिक सिस्टम 1/6/2017। पहली बात, हमने यहाँ बोला कि 1 लाख का है तो 1 लाख का 10%, 10,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मैं पुनः बता देता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर भुवनेश वाज प्रोवाइडेड म्यूजिक सिस्टम कॉस्टिंग 2 lakhs बट रिटर्न डाउन वैल्यू
1,50,000 on 1/11/2019 for personal use. Office purchased this music system on 1/4/2017. तो अगर हम देखें, भुवनेश ने जो म्यूजिक सिस्टम लिया है वह 2 लाख का है और रिटर्न डाउन वैल्यू 1,50,000। तो मैंने पुनः बता दें, रिटर्न डाउन वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल ओरिजिनल कॉस्ट से मतलब है। लेकिन इस क्वेश्चन में 1/11/2019 को यह सुविधा दी गई, अर्थात 1 अप्रैल 2019 को नहीं दी गई ये सुविधा। तो 1 अप्रैल 11/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो वित्तीय वर्ष है उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने यह सुविधा प्रयोग की गई। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 20,000 को 5/12 करेंगे तो 5 ही महीने सुविधा का प्रयोग किया गया, तो ये आएगा 8,333 रुपया। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम का 8,333, 8,333। अगला फ्रिंज बेनिफिट्स है, यही मूवेबल एसेट्स जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, इनके ट्रांसफर की। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स का अर्थ है जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपनी मूवेबल एसेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है अपने कर्मचारी को, तब मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। मूल्यांकन की जानकारी या मूल्यांकन के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि जो असेट्स हैं इनके बारे में ट्रांसफर करने से पहले इनकी डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो मोटर कार पर 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, कंप्यूटर्स पर 50% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है और अन्य असेट्स पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है। मोटर कार और कंप्यूटर्स पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, अन्य संपत्तियों पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से हमें ऐसे परक्विजिट की गणना करनी चाहिए। ये सभी वर्किंग नोट के हिस्सा हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कार जो भी है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, घटा दिया तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिल जाएगी। लेस अमाउंट चार्ज फॉर रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, घटा दिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मिल जाएगी। इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि कंप्लीट ईयर को कंसीडर करना है, पूरे वर्ष को कंप्लीट करना है। अगर वर्ष में एक दिन भी कम रह गया तो कंसीडर नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाएगा। जैसा कि सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल देखते हैं, कंपनी ट्रांसफर कार विच वाज परचेज्ड ऑन 1/12/2017 6 लाख रुपया, नाउ ट्रांसफर ऑन 1/7/2019 फॉर 4,10,000। तो कॉस्ट ऑफ कार हो जाएगी 6 लाख रुपया, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 1/12/17 से 30/11/18 तक पूरे साल भर का 20%, 1,20,000 कम कर दिया, 4,80,000 हो जाएगा। चूंकि असेट अभी अगले साल का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 1/12/18 से 30/11/19 तक का बनता है, लेकिन असेट 30/11/19 से पहले ही 1/7/19 को ट्रांसफर कर दी गई, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। और हमारी ट्रांसफरेबल वैल्यू है 4,10,000, तो कर्मचारी को फायदा हुआ 70,000 का, यही फायदा टैक्सेबल हो गया कर्मचारी के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कंपनी ने ट्रांसफर करी कार जो 1/5/17 को 5 लाख में खरीदी थी 1/7/19 को, अर्थात 2 साल 2 महीने के पश्चात ये ट्रांसफर हुई है, तो 2 वर्ष का पूर्ण डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कैसे गणना करनी है, 5 लाख कार की कीमत, लेस डेप्रिसिएशन पहले घटाएंगे 1,20,000, फिर 4 लाख रह गया, 4 लाख का 20% 80,000 घटाया, कार की कीमत रह गई 3,20,000। ट्रांसफर वैल्यू रही कर्मचारी को 2,70,000 में, कर्मचारी को फायदा हुआ 50,000 का, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट 50,000 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने ट्रांसफर की कार 1/7/2019 को ही, तो इस हमने देखा कि यहाँ पर 2 साल 2 महीने के पश्चात किया है, तो कार की कॉस्ट 5 लाख थी, 1 लाख कम हुआ, 4 लाख रह गया, 4 लाख का 20% 80,000 कम हुआ,
3,20,000 रहेगी, लेकिन कार ट्रांसफर की गई है 4,70,000 की, तो कर्मचारी को तो कोई लाभ हुआ नहीं, इसलिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को 50% की दर से डेप्रिशिएट करेंगे। जैसे हमने कार की गणना करी है, ठीक इसी प्रकार से हम इनकी भी गणना करेंगे। एक एग्जांपल से समझिए, कंपनी ने ट्रांसफर किया कंप्यूटर 1/6/2017 को 1,20,000 का, 1/5/19 को ट्रांसफर किया, 1/6/17 को कंपनी ने खरीदा था। तो देखिए 1/6/2017 को कंपनी ने 1/20 का खरीदा था, एक साल के बाद दूसरा साल पूरा नहीं हुआ है, कंप्यूटर को 1,20,000 माइनस 50%, 60,000 कम कर दिया, तो बच गई वैल्यू 60,000। क्योंकि 2 वर्ष पूरे होने से पहले ही ट्रांसफर हो गया, तो कोई डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का नहीं लगाया जाएगा। 60,000 रह गया, ट्रांसफर किया गया 45,000 में, 15,000 का कर्मचारी को लाभ हो गया, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 15,000 हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। कंपनी ने ट्रांसफर किया कंप्यूटर 1/6/17 को जो खरीदा था 1/20 का, 1/7/2019 को ट्रांसफर किया 45,000 का। 2 साल 6/7 ये 2 साल 1 महीने के पश्चात ट्रांसफर किया गया, तो 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए 2 वर्ष का पूरा डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। 1,20,000 माइनस 60,000, 60,000 रह गया, 60,000 का 50% कंप्यूटर पर रेट है, 30,000 आ जाएगा, और ट्रांसफर किया 45,000 में, कर्मचारी को तो कोई लाभ हुआ नहीं, इसलिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील हो जाएगा। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने कंप्यूटर ट्रांसफर किया 1/7/2019 को 18,000 में, 1/6/17 को खरीदा था, तो 2 वर्ष 1 महीने के पश्चात ट्रांसफर किया। 1,20,000 में से हमने 60,000 कम किया, 60,000 आ गया, 60,000 में से कम किया 30,000 रह गया, 18,000 का किया गया ट्रांसफर। कर्मचारी को 12,000 का लाभ हुआ, ये 12,000 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारा परक्विजिट फ्रिंज बेनिफिट्स खत्म हो गया है। थैंक यू।